1872 में हुई थी, लेकिन ये पूर्ण जनगणना नहीं थी। इसके बाद में 1881 में प्रथम संपूर्ण जनगणना हुई थी। भारत में प्रथम संपूर्ण जनसंख्या कब हुई थी? 1881 में प्रथम संपूर्ण जनगणना हुई थी। इसका उत्तर 1881 हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? दो भिन्न समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाले शुद्ध परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसमें दो समय बिंदु हैं, जैसे 2001 और 2011 के बीच में जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, तो ये समय बिंदु हैं। इन दो समय बिंदुओं के मध्य में जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, शुद्ध परिवर्तन, इसे हम जनसंख्या की वृद्धि कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि 2001 से और 2011 के बीच में लगभग 18 करोड़ की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो अगला सवाल है, जनांकीय विशेषताओं के अंतर्गत किन बातों का अध्ययन किया जाता है? तो जनांकीय विशेषताओं में क्या क्या आती हैं? तो जनसंख्या की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं को हम जनसंख्या का संगठन कहते हैं। तो इनमें किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो ये जनांकीय विशेषताएं, जैसे आयु, लिंग, निवास स्थान, भाषा, वैवाहिक स्थिति, मानव प्रजातीयता, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक संरचना आदि जो सामाजिक और आर्थिक ये इसकी विशेषताएं हैं, तो ये जनांकीय विशेषताएं होती हैं। तो इसका उत्तर ये रहा। तो जनांकीय जनसंख्या का संगठन किसे कहते हैं, पहले ये बता देंगे, फिर आयु, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, वैवाहिक स्थिति, मानव प्रजातीयता, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक संरचना, ये प्रमुख सामाजिक आर्थिक विशेषताएं, तो ये जनांकीय विशेषताओं में आते हैं। इसके बाद में हम अगला देखते हैं कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे की जाती है, कि जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि की कैसे होती है, ये पता कैसे लगता है। तो जन्म जितने का हुआ और मृत्यु जितने की हुई, तो जन्म में से मृत्यु को हम घटा देते हैं, तो एक तो ये वृद्धि हुई, और इसमें से किसी क्षेत्र में से उत्प्रवास कितने हुए, उसमें से आए कितने, इसको घटा देते हैं, तो ये जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहलाती है। कि जन्म और मृत्यु का अंतर और उत्प्रवास और आप्रवास का अंतर जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है, कि कितने बच्चों ने जन्म लिया और कितने लोग मरे, फिर जो बच्चे हुए जनसंख्या, और कितने लोगों ने उत्प्रवास के, कितने लोग गए, कितने लोग वापस वहाँ आए, तो इनकी जो कुल मिलाकर के ये जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना की जाती है। जन्म मृत्यु का अंतर प्लस उत्प्रवास और आप्रवास का अंतर, इन दोनों को जोड़ करके। भारत में कौन से राज्य में बौद्ध सबसे ज़्यादा हैं? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बौद्ध हैं, लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो हम सिक्किम में सबसे ज़्यादा बौद्ध हैं। भारत में कौन सा भाषाई समूह विशालता में? मैंने बताया अभी, भारत आर्य या इंडो आर्य, ये लगभग 74% भाषाई समूह भारत में हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी रही? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या रही। अब हम अगला सवाल देखते हैं। भारत में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके बाद में महाराष्ट्र का स्थान आता है दूसरे नंबर पर। 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार 2.4% कितनी है? 2.4% जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। जबकि 2001 से और 2011 में यह औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? 1.64%। 1.64%। ये 2001 की जनगणना के अनुसार थी। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.4%, और ये 2001 से
और 2011 के बीच में औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी? 1.64%। तो श्रम की सहभागिता दर क्या होती है? मैंने पहले भी बताया था, कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के प्रतिशत अनुपात को श्रम की सहभागिता दर कहा जाता है। अगला है, भारत के उन 2 राज्यों के नाम बताइए जहां की आबादी में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो उन 2 राज्यों के नाम बताइए, बिहार और सिक्किम लिखो। वैसे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में 90% और बिहार में 88% रहती है। ठीक है, तो लेकिन ये ग्रामीण आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत ये लिखने पड़े तो ये लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, हिमाचल प्रदेश में 90% और बिहार जो दूसरे नंबर पर है यहाँ 88%। 2 हिमाचल प्रदेश और बिहार का नाम लिख दो। मुख्य श्रमिक क्या होता है? मुख्य श्रमिक होता है वर्ष में 183 दिन, वर्ष में 183 दिन कम से कम है रोजगार में लगे हुए व्यक्ति को हम मुख्य श्रमिक कहते हैं। मुख्य श्रमिक होने के लिए वर्ष में कितने दिन काम करना जरूरी है? तो वर्ष में 183 दिन किसी भी श्रमिक को काम करना जरूरी है। तो मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है, अर्थात या लगभग 6 महीने काम करता है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि सीमांत श्रमिक क्या है? तो वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम काम करता है उसे हम सीमांत श्रमिक कहते हैं, और 183 दिन कम से कम काम करता है, इससे अधिक काम करता है, इसे हम मुख्य श्रमिक कहते हैं। अगला है, भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग किस वर्ग के कार्य में लगा हुआ है और यह कितने प्रतिशत है? मैंने पहले भी बताया कि भारत की जनसंख्या का लगभग 58.2% भाग कृषि या कृषि संबंधित कार्यों में लगा हुआ है। इसके बाद में और लघु उत्तरीय हम प्रश्न देखें तो 1901 से 1921 की समय अवधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में स्थिरता नकारात्मक क्यों थी? कारण स्पष्ट कीजिए कि 1901 से 1921 के बीच में जो जनसंख्या में वृद्धि नकारात्मक वृद्धि हुई थी, क्यों? अगर इसको हम देखें तो क्यों हुई थी, इसके बारे में हम पता लगाते हैं क्यों हुई थी। तो इस अवधि में 1901 से 1921 के बीच में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी, सबसे पहले हम ये लिखेंगे। लेकिन क्या हुआ था, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, साक्षरता का बहुत अभाव था, खाद्यान्नों की कमी थी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव था, इनका ढंग से कोई वितरण व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने के कारण बहुत लोग बीमारियों से मरे थे, साक्षरता के अभाव में भी बहुत लोगों ने ये खूब बच्चे पैदा किए, लेकिन अज्ञानतावश वो उनको सही जगह से चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाए, इसलिए वो लोग मर गए। पूरी तरह खाद्यान्न सुविधाएं नहीं दी, कुपोषण से भी लोग मर गए थे। इस वजह से यहाँ पर जो इनकी वृद्धि थी वो नकारात्मक थी। अब हम देखते हैं अगला सवाल कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति कब अपनाई गई? तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में अपनाई गई थी, और इसके क्या उद्देश्य थे? इसके उद्देश्य थे युवाओं को, किशोरों को चहुमुखी विकास पर बल देना, कि इनका पूरी तरह विकास हो, इनके गुणों को बेहतर मार्गदर्शन देना, जिससे देश में रचनात्मक विकास में ये योगदान दे सकें। ठीक है, गुणों का बेहतर मार्गदर्शन देना ताकि देश के रचनात्मक विकास में अपना योगदान दे सकें। तीसरा, उनमें देशभक्ति और उत्तरदायी नागरिकता के गुणों को बढ़ाना, ये राष्ट्रीय युवा नीति के प्रमुख उद्देश्य थे। इसके साथ में हम अगला सवाल देखते हैं कि आर्थिक स्तर की वृद्धि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो मुख्य श्रमिक, एक सीमांत श्रमिक, एक अश्रमिक। तो मैंने अभी बताया कि वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन अर्थात 6 महीने काम करता है वह मुख्य श्रमिक कहलाता है। इसमें 183 माना गया है अर्थात 6 महीने। तो
वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है वो क्या है? मुख्य श्रमिक है। और वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है वह सीमांत श्रमिक है। और वह व्यक्ति जो बेरोजगार है, कुछ नहीं करता, उसे हम अश्रमिक कहते हैं। तो आर्थिक स्तर की दृष्टि से हम जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटते हैं: मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। इसके बाद में हम अगला देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो मैंने पहले भी बताया था कि प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या द्वारा इसे हम अभिव्यक्त करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व को सूत्र की दृष्टि से देखें तो कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या के अनुपात को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाली कुल जनसंख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अर्थात प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। अगर हम देखें कि इसके वितरण को, जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो भूआकृति है, ठीक है, जल की उपलब्धता है, जहाँ जल अधिक उपलब्ध है वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है, जहाँ नहीं है वहाँ कम निवास करती है। जलवायु है, जहाँ अच्छी जलवायु जैसे मानसूनी जलवायु हमारे भारत देश में, वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है, जबकि जो उष्ण जलवायु क्षेत्र में वहाँ कम जनसंख्या निवास करती है। औद्योगिक विकास है, नगरीकरण है, वहाँ अच्छी सुविधाएं हैं, इसलिए वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। स्थायी कृषि क्षेत्र है, वहाँ खाद्यान्न की सुविधा है, रोजगार की सुविधा है, इसलिए वहाँ अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। परिवहन तंत्र का विकास, जहाँ अच्छे परिवहन के साधन है, जाने आने की सुविधा है, वहाँ ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। खनिजों की उपलब्धता ज़्यादा है, वहाँ अधिक जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि खनिजों से उद्योग लगते हैं, उद्योगों से रोजगार मिलता है। ऊर्जा के संसाधनों की प्रचुरता जहाँ है वहाँ अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जहाँ ऊर्जा के संसाधन नहीं है वहाँ कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, क्यों? ऊर्जा से उद्योगों का निर्माण होगा, उद्योग धंधे चलेंगे तो वहाँ पर रोजगार मिलेगा। इस प्रकार से ये थे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इनके अलावा हम अगला सवाल देखते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं? 2 भाषा परिवारों की 2 विशेषताएं बताइए। तो हम देखते हैं भारत में 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं। तो भारत के 4 भाषा परिवार हैं, ये भारत यूरोपीय या इंडो आर्य, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है यह चीनी तिब्बती। तो इसके बारे में हम बात करें, इंडो यूरोपीय, यह 74% लोग इस भाषा परिवार में आते हैं। और द्रविडियन ये दूसरे नंबर का भाषा परिवार है, जहाँ पर लगभग 24% लोग इस भाषा परिवार में आते हैं। और अगर इसको ऑस्ट्रिक देखें तो यह लगभग 1.20% लोग इसमें आते हैं, जबकि जो साइनो यह या चीनी तिब्बत है इसमें 0.80% लोग इसमें आते हैं। अगर हम देखें विश्व में सबसे बड़ी भाषा समूह चीनी मंदारिन है और अंग्रेजी है, और भारत में सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। तो 4 भाषा परिवार कौन से हैं? भारत यूरोपीय या इंडो आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती, इसको बोलने वाले लगभग 74% लोग हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें, भाषा परिवार की विशेषताएं हम देखें तो इन भाषा परिवारों की विशेषताएं, तो भारत यूरोपीय के बारे में हम सबसे देखें, इंडो आर्य के बारे में देखें तो ये 74% यह है। और यह लगभग ये हमारे उत्तर पश्चिमी भारत में यह इंडो आर्य लोग रहते हैं। यह कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग आर्य भाषाएं हैं। इस परिवार की भाषाओं का संकेंद्रण पूरे उत्तरी भारत में है। इसमें बोली जाने वाली भाषा हिंदी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, मराठी ये प्रमुख हैं, बंगाली है, नेपाली है, असमी है। तो हमारे देश की लगभग 40% भाषा इसके द्वारा बोली जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा जो द्रविडियन भाषा परिवार है, यह लगभग 24% जनसंख्या इस भाषा परिवार में है। तो इसमें लगभग 5वां हिस्सा
ये द्रविड़ भाषाओं का है। इस परिवार की मुख्य भाषाएं ये प्रायद्वीपीय पठार में या दक्कन के पठार में हैं। इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये प्रमुख भाषा हैं। अगर पूछे तो तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश की भाषा है, तमिल भाषा ये तमिलनाडु की भाषा है, और जो मलयालम है ये केरल में बोली जाती है, और कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। तो ये थे। अगर इसके साथ में हम और देखें कि ये सवाल बन जाए कि 98% भाषाएं कौन कौन से परिवार से हैं, लगभग तो इंडो यूरोपियन और द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं लगभग 98% भाषा परिवार को ये कवर करती हैं। और भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भारत में सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है। यह लगभग 40% बोली जाती है। दूसरे नंबर पर बंगाली भाषा बोली जाती है भारत में, ठीक है। पहले नंबर पर हिंदी, दूसरे पर बंगाली। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती है, जो लगभग 7.9% है। बंगाली लगभग 8% है और हिंदी लगभग 40% है। तो हमारे यहाँ भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा पूछे तो हिंदी, बंगाली और तेलुगु। और भाषा परिवार पूछे तो भारत यूरोपीय भाषा परिवार पूछे तो कौन सा है, भाषा परिवार में है भारत यूरोपीय सबसे ज़्यादा है, और जबकि द्रविड़ परिवार दूसरे नंबर पर है। 98% भारत यूरोपीय द्रविड़ भाषा दोनों मिलाकर भाषा परिवार में आते हैं। इस प्रकार से हम अगला सवाल हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि दर का क्या अर्थ है। भारत की जनसंख्या वृद्धि में 20वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान तक जो 4 प्रवृत्ति दिखाई देती हैं उनका वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि दर मैंने अभी बताया कि 2 समय बिंदुओं के मध्य होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। इसे हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो कोई विशेष क्षेत्र में विशेष समय में 2 बिंदुओं के मध्य होने वाला जनसंख्या में जो परिवर्तन है उसे हम जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं, जिसे हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर की हमारे यहाँ पर क्या है, 4 प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। तो हम देखते हैं, एक तो होती है 1901 से 2021 के बीच में जो स्थिर जनसंख्या, और एक है 1921 से 1951 के बीच में जो क्रमिक वृद्धि होती है। इसमें एक है 51 से 81 के बीच में जो तेजी से वृद्धि होती है, और एक है 1981 से 2011 के बीच में। तो ये निश्चित कमी के लक्षण के दिखाई देते हैं, लेकिन उच्च वृद्धि इसमें भी रहती है। तो ये है स्थिर वृद्धि की अवधि, जो ये 1921 से पहले की है, और इसको हम देखते हैं। तो 1901 से 1921 के बीच की अवधि को जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था ये कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न हुई थी, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी। दोनों उच्च होने के कारण जितने जन्मते थे उतने ही मर जाते थे, इसलिए क्योंकि चिकित्सा सुविधाओं की कमी थी, साक्षरता की कमी थी, खाद्यान्नों की कमी थी, बीमारियां बहुत थी, तो इसलिए वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। और 1911 से 21 के बीच में तो ये ऋणात्मक वृद्धि दर रही। जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च थे, ये वृद्धि दर बिल्कुल निम्न रही थी। तो पूछ ले कि ऋणात्मक वृद्धि दर कब रही, तो 1911 से 1921 के बीच में। इस प्रकार से स्थिर वृद्धि की अवधि 1921 से पहले की है, 1901 से 1921 तक। इसके बाद में हम देखते हैं अब 1921 से 1951 के बीच की अवधि, यह क्रमिक वृद्धि का या निरंतर वृद्धि का यह काल था। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि निरंतर हुई। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है, इससे मृत्यु दर में कमी आई है, इसलिए इसे क्या है, मृत्यु प्रेरित वृद्धि। क्योंकि मृत्यु में कमी आई स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के कारण, इसलिए जनसंख्या में वृद्धि हो गई। अकाल और महामारियों पर नियंत्रण हो गया, मृत्यु दर घट गई, लेकिन जन्म दर में कोई कमी नहीं हुई, इसलिए यह है यहाँ पर निरंतर वृद्धि हुई 1921 से 1951 के बीच में। अब हम देखते हैं 1951 से 1981 के बीच में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का काल है।
इस अवधि को हम जनसंख्या विस्फोट की अवधि के नाम से भी जानते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट की अवधि कौन सी अवधि को कहा जाता है? तो 1951 से 1981 के बीच की अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि के नाम से जाना जाता है। क्यों, ऐसा क्या हुआ था इसमें जो जनसंख्या विस्फोट हुआ था? क्योंकि मृत्यु दर लगातार कम हुई, क्योंकि बेहतर चिकित्सा सुविधाएं इसमें हुई, विकास कार्यों में तेजी आई, जिससे क्या है, बेहतर जीवन स्तर मिला लोगों को, मृत्यु दर में तीव्र कमी हुई, और लेकिन जन्म दर में उच्च वृद्धि इस टाइम पे थी। इस वजह से यहाँ जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हमें देखने को मिली। अब अगला है 1981 से वर्तमान तक 2011 तक की जनगणना के अनुसार हम देखें तो ये घटती वृद्धि की अवधि है। 1981 से वर्तमान तक देश की जनसंख्या वृद्धि दर तो ऊंची रही है, लेकिन ये धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। अब इसमें घटने के कारण क्या रहा कि जनसंख्या वृद्धि दर में एक तो गिरावट आई। तो गिरावट क्यों आई? कि लोगों में विवाह की औसत आयु में वृद्धि, अब साक्षरता का प्रसार हो गया, लोग पढ़ने लग गए, नौकरी करते हैं, नौकरी के लिए काफ़ी उम्र हो जाती है, तो वैसे ही शादी विवाह लेट करते हैं तो आयु में वृद्धि हो गई शादी की में। स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि हुई तो स्त्रियों की दशा में भी सुधार हो गया। जनसंख्या नियंत्रण के काफ़ी सारे अब उपाय आ गए। ठीक है, लोगों में छोटे परिवार की धारणा घर करने लग गई। तो इस प्रकार से यहाँ जनसंख्या में क्या है कि वृद्धि तो हो रही है, लेकिन घटती दर से वृद्धि हो रही है, और ये घटती दर से वृद्धि वाला यह है। और 2011 की जनगणना के आधार पर अब हम ये कह सकते हैं कि भारत जनसंख्या संक्रमण की चतुर्थ अवस्था की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। ये थी जनसंख्या के जनसंख्या के क्या थे? ये जनसंख्या के ये 4 प्रवृत्तियां हैं जो किस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इसके ये 4 प्रवृत्ति देखने को मिली। स्थिर वृद्धि काल 1921 से पहले के 121 तक, उसके बाद निरंतर वृद्धि काल 1921 से 51, तीव्र वृद्धि 1951 से 81, घटती वृद्धि 1981 से आज तक का काल।